नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं जानलेवा प्रदूषण की। दरअसल प्रदूषण को लेकर सामने आई स्विस कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस लिस्ट में कहा गया कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में अकेले भारत के ही 10 से ज्यादा शहर शामिल हैं। देश की राजधानी दिल्ली दुनिया का चौथा सबसे प्रदूषित शहर माना गया। इसके अलावा NCR के 6 शहर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इस रिपोर्ट से भारत के शहरों में वायु प्रदूषण की गंभीरता पता चलती है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर है। यह रिपोर्ट वाकई डराने वाली है। दिल्ली सरकार भले ही पिछले 9 साल में 30% प्रदूषण में कमी का दावा कर रही हो, लेकिन इस रिपोर्ट में इन दावों की हवा निकाल दी। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली को चौथे नंबर पर रखा गया। वहीं ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद समेत NCR के 6 शहर टॉप 20 लिस्ट में शामिल। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में वायु प्रदूषण चिंता का सबब है। दिल्ली और NCR के शहरों में तो हर साल की सर्दियों के दौरान कुछ दिन दम घोटू होते रहे हैं। इस बीच एक रिपोर्ट आई है जिससे भारत के शहरों में वायु प्रदूषण की गंभीरता का पता चलता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं उनमें 10 से ज्यादा शहर अकेले भारत के ही हैं। बाकी 6 शहरों में 3 पाकिस्तान के हैं। इस तरह से दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 20 शहरों में 18 शहर दक्षिण एशिया में ही हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या वाकई हमारी सरकारें गंभीर हैं? क्योंकि जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आती है तब चिंता भी जाहिर की जाती है, एक्शन प्लान भी तैयार किए जाते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पा। जानलेवा प्रदूषण का संकट है। सांसों पर संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। दुनिया में चौथा सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली घोषित किया गया है। टॉप 20 में NCR के 6 इलाके हैं। राजस्थान का भिवंडी देश का सबसे प्रदूषित शहर है। यह डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद सवाल इस बात को लेकर उठाए जा रहे हैं कि क्या वाकई में हमारी सरकारें स्वच्छता या प्रदूषण को लेकर वाकई में गंभीर हैं? क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन दावों से इतर जमीनी हकीकत दिखाई देती है। जब इस तरह की कोई रिपोर्ट सामने आती है तब सच्चाई का पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक स्तर पर होती जा रही। हालांकि दावे तमाम बड़े बड़े किए जाते हैं। सभी राज्य सरकारों की तरफ से कहा जाता है कि प्रदूषण को रोकने को लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसने इन तमाम दावों की, तमाम वादों की पोल खोल कर रख दी है। देश की राजधानी दिल्ली, जिसको दिल्ली की सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता था कि हम लंदन, पेरिस की तरह दिल्ली को बनाएंगे, लेकिन यह रिपोर्ट जो सामने आई उसने इन तमाम दावों की हवा निकाल दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का चौथा सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली। यह तो रिपोर्ट ने इन दावों की हवा निकाल दी है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली को चौथे नंबर पर रखा गया है, जिसके बाद अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रदूषण से क्या कभी निजात मिल पाएगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ JP मैथानी साहब हैं, आप जाने माने पर्यावरणविद हैं, और पूर्व IAS मधुर गुप्ता जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत में मैथानी साहब आपसे ही करूंगा। प्रदूषण को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, यह रिपोर्ट कितनी डराने वाली? हेलो मैथानी साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज आ रही है सर। ये जो प्रदूषण को लेकर रिपोर्ट सामने आई, ये रिपोर्ट कितना डराने वाली है? अभी आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी मैथानी साहब बोलिए। देखिए, अभी जो हमने भिवंडी के बारे में सुना है कि 20वां सबसे प्रदूषित जो शहर राजस्थान का बन गया है इंडिया में जी। ओवरऑल अगर आप देखें तो संपूर्ण भारतवर्ष में बेतरतीब रूप से कई नए शहर ऐसे हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक या सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ प्रदूषण का कारण उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है। सारे हिमालयी बुग्याल में तीर्थ है, उन पर्यटक स्थलों में तो सबसे बड़ा हमारे यहाँ पॉलिथीन प्रदूषण, प्लास्टिक पॉलिथीन, टेट्रा पैक, क्योंकि पहाड़ों में धुएं वाला उद्योग नहीं है और ये माना जाता था कि
तीर्थाटन और पर्यटन बिना धुएं वाली इंडस्ट्री है, लेकिन तीर्थाटन और पर्यटन की वजह से प्रदूषण नहीं हो रहा। उसके साथ जो अलाइड उद्योग जुड़े हैं उनकी वजह से उत्तराखंड की नदियों में, उत्तराखंड के पर्यटक तीर्थ स्थलों में, यही नहीं उत्तराखंड के उच्च हिमालयी जो सेंसिटिव जोन है, जो ESZ इको सेंसिटिव जोन बोल रहे थे, वहाँ सभी जगह बहुत बुरी तरह से प्लास्टिक का प्रदूषण हो रहा है। और ये सारा गार्बेज जो है जी वो इनका डिस्पोज ऑफ मैनेजमेंट कुछ है नहीं, सेग्रीगेशन एक्सपोर्ट है नहीं। तो ये सारा कचरा जो है इनको नगर पालिका, नगर पंचायतें, नगर निगम इनको नदियों के तट की तरफ वो कर रहे हैं डिस्पोज ऑफ, और ये बरसात के पानी के साथ बहकर जी फिर से नीचे नदी को प्रदूषित करते हैं। ये हम उत्तराखंड का एक परिदृश्य देख रहे हैं जी। लेकिन अगर संपूर्ण भारत में देखें, मैं कल आपके ही दिल्ली में था तो गाजीपुर बॉर्डर पे मैंने देखा, मैंने कहा ये पहाड़ कौन सा है, तब मुझे पता चला कि प्लास्टिक और पॉलिथीन का पहाड़ है। हम तो हरे भरे पहाड़ देखने के आदि थे। गाजीपुर के पास चीड़ और ये कीकर और बबूल के पेड़ों के बैकग्राउंड में मुझे गाजीपुर के पास होता है बड़ा पहाड़ दिखाई देता है, तो बड़ी चिंता होती है। और आज रिपोर्ट आपने दिखाई भिवंडी शहर की, तो ऐसे अभी बहुत सारे शहर हमारे यहाँ प्रदूषण की चपेट में आने वाले हैं। इधर हम G20 का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो संपूर्ण समुद्र तट से लेकर और हिमालय तक कहीं भी प्लास्टिक पॉलिथीन को अस्वीकार नहीं जा। प्रदूषण आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा नासूर साबित होगा। बिल्कुल चिंता जाहिर की जाती है, बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। सवाल तो इसी बात को लेकर उठ रहा है ना कि ये तमाम दावे हवा हवाई क्यों साबित हो जाते हैं और तमाम एक्शन प्लान्स की बात कही जाती है, लेकिन धरातल पर वो एक्शन प्लान नजर क्यों नहीं आते। मैं मधुकर गुप्ता जी आपके पास आऊंगा। क्या भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या हो चुकी है? देखिए, दिल्ली में आप कभी चांदनी चौक की तरफ जाइए जी, सबसे ज्यादा प्रदूषण वहाँ कौन कर रहा है? मिनी बसेस कर रही हैं। आपने 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ियों पे तो आपने शिकंजा कस दिया। अब ये कहाँ प्रमाणित हो रहा है? ये 15 का आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? ये 15 साल से ज्यादा उम्र की जो गाड़ी है जी, वो पोल्यूशन कर रही है। आप पोल्यूशन चेक करिए उसका। ये 15 साल की गाड़ी पे रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है जी। मैं खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट रहा हूँ, तो 10 साल 15 साल डीजल पेट्रोल ये सब क्या है जी। आप गाड़ी को चेक करिए, उसमें पोल्यूशन चेक करिए। जो गाड़ियां सबसे ज्यादा पोल्यूशन कर रही हैं जयपुर में, दिल्ली में जी, वो ये ऑटो रिक्शा हैं। आपकी छोटी मिनी बसेस देखिए, सबसे ज्यादा आप उस पर कोई चेक नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। और ये भिवंडी नहीं है, भिवाड़ी है। राजस्थान का जो शहर है जी जी, भिवाड़ी है जी जी। इट इज नॉट भिवंडी, भिवंडी महाराष्ट्र में है जी जी जी। अब भिवाड़ी में इतने सारे वाहन हैं, अब उसमें कंट्रोल क्यों नहीं लगाया जाता? आप चेक क्यों नहीं करते? प्रदूषण चेक करेंगे सिंसियरली। अब उसमें जाहिर है बहुत सारी लीकेज है, करप्शन है, इत्यादि इत्यादि है। तो उस कारण से ये वाहन चल रहे हैं। तो एक आंकड़ा उठा लीजिए, कितने वाहन ऐसे थे जिनके ऊपर कार्रवाई की गई पिछले साल में जी पोल्यूशन के लिए? 1% भी नहीं मिलेंगे जी। तो ये मैन मेड प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भुखमरी गरीबी एक अलग इशू है जी, पोल्यूशन जो है वो दूसरा, वो अलग इशू है। तो इसको मिक्सअप नहीं कर सकते हम। जो रेगुलेशन की कमी है जी, मतलब आप ठीक से रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, उस कारण से पोल्यूशन बढ़ रहा है। नहीं, लोगों को आपने कहा कि जागरूक होना होगा, लोगों की भी जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन इसमें सरकारों का भी तो प्रयास होना चाहिए। देखिए, जागरूकता अपनी जगह है। अगर मैं कोई गलती करके बच सकता हूँ सजा से जी, तो मैं फिर वही गलती करूंगा। अगर मुझे मालूम है कि मेरी गाड़ी ने पोल्यूशन चेक पास नहीं किया हुआ है जी, या जब भी पोल्यूशन चेक किया जाएगा मेरी गाड़ी को सड़क पे आने से मना कर दिया जाएगा, तो मैं पोल्यूशन उसका चेक कराऊंगा। जो भी उसकी सर्विसिंग है वो कराऊंगा, जो फिल्टर है इत्यादि इत्यादि, जो भी आपको
तो रिपेयर करानी है अपनी गाड़ी की, आप करेंगे। तो अगर आपको सजा नहीं दी जाएगी, आप जैसे विदेश में, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कम से कम 1% जो लाइसेंसेस हैं जी, वो हर साल सस्पेंड किए जाते हैं। हमारे देश में 1% नहीं सस्पेंड किए जाते हैं जी। आप गाड़ी खराब भी चला रहे हैं तो भी कोई नहीं पूछ रहा है। तो अब हाईवे पे आप जाइए, जो बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियों को साइड पे चलना चाहिए, फिर भी वो बीच में चलती हैं जी। लेन डिसिप्लिन हम एनफोर्स नहीं करते हैं। बेसिक इशू एनफोर्समेंट का है। हम शहरों में जहाँ ज्यादा गाड़ियां हैं जी, और विशेष तौर पे जो ज्यादा पोल्यूशन करने वाली वाहन है, स्कूटर हो सकते हैं, छोटे वाहन हो सकते हैं, ऑटो हो सकते हैं, मिनी बसेस सबसे ज्यादा नोटोरियस है जी। जयपुर में भी मिनी बसेस पे उतनी रोकथाम नहीं है। उसके कारण जो भी है, मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूँ, और ऐसे कारण नहीं है कि उन पर लगाम नहीं कसी जा सकती है। ये प्योरली मैन मेड प्रॉब्लम है। और नहीं तो प्रदूषण की वजह से सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? क्या आपको लग रहा है कि वाहनों की वजह से ही ज्यादा प्रदूषण है? आप देखिए, मुफस्सिल में प्रदूषण कम क्यों है? वाहन कम है जी, और क्या कारण हो सकता है? जहाँ अब उस तरह के वाहन जो प्रदूषण ज्यादा करते हैं, जैसे ट्रक हैं जी, जो जिनका पोल्यूशन चेक ठीक से नहीं किया जाता है, मिनी बसेस हैं, ऑटो हैं जी, दूसरे छोटे वाहन हो सकते हैं जो प्रदूषण करते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, ट्रैक्टर्स हो सकते हैं। तो जब तक हम नियमित तौर पे उन पे पोल्यूशन चेक की कार्रवाई नहीं करेंगे और सिंसियरली नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही चलेगा। आमतौर पर सरकार की तरफ से ये तर्क मधुकर गुप्ता जी दिया जाता है, सर्दियों के मौसम में वैसे वायु प्रदूषण की समस्या दिल्ली में ज्यादा रहती थी, लेकिन अब तो गर्मियों में भी पॉल्यूशन को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, ये तर्क दे दिया जाता है कि भाई पराली की वजह से समस्या हो रही है, बाकी चीजों पर तो हमने तमाम अंकुश लगा दिया। दिल्ली को लेकर दावा किया जाता है कि 30% की पिछले 9 साल के दौरान प्रदूषण में कमी आई। अगर कमी आई है तो फिर ये हाल कैसे? कोई भी सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, सरकार ये इंश्योर कर ले कि 3 महीने में कोई वाहन ऐसा नहीं है जिसका प्रदूषण चेक नहीं किया जाएगा। अगर वो चेक पास नहीं करता, उसको सड़क पे आने नहीं दिया जाएगा। उसमें जो भी उपकरण बदलने हैं, बदलने के बाद वो पोल्यूशन चेक पूरा करेगा, मापदंड पूरे करेगा, तब उसको सड़क पे आने दिया जाएगा। ठीक है सर, यानी आपको लग रहा है कि वाहनों का बड़ा योगदान है इससे बढ़ते प्रदूषण को लेकर। अगर इस पर लगाम नहीं कसी जाते तो फिर नतीजे सकारात्मक आए, इस बात की संभावना बेहद कम है। जेपी मैथानी साहब, आप मधुकर गुप्ता जी की इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि वाहनों पर जब तक अंकुश नहीं लगाया जाता तब तक प्रदूषण पर काबू नहीं पाया जा सकता? मेरा कहना ये है कि जी, प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार सारे देश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए जितना पैसा खर्च कर रही है, उसकी बजाय वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाए। जैसे दिल्ली में मेट्रो चली तो कई हजार कार और बसें सड़क से गायब जी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब तक किसी भी शहर में बेहतर नहीं होगा, तो फ्रेंडली नहीं होगा, जीरो कार्बन इमिशन वाला नहीं होगा जी, तो उसे वाहनों से होने वाले प्रदूषण कम नहीं किया जा सकता। डीजल आधारित परिवहन व्यवस्था जो है, चाहे वो बड़े माल वाहक हो, छोटी गाड़ियां, इसी जगह अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आ गई, सोलर आ गई, ये सब आ गई। लेकिन अगर आप देखेंगे कि राजस्थान में या उत्तराखंड के कुछ जगह जितने भी सोलर प्लांट लग रहे हैं जी, उन सोलर प्लेट्स का जो वो होता फोटोवोल्टिक सेल जिसे बोलते हैं पीवीसी, उसके रिफ्लेक्शन से भी गर्मी बढ़ती है, उसके रिफ्लेक्शन से भी सन रेज रिफ्लेक्ट होती है। तो वो भी एक रीजनल टोपोग्राफी या रीजनल जो टेम्परेचर को बढ़ाने में न्यूट्रेंट का काम करेगा आने वाले समय में। अब अगर आप सारे पहाड़ में सिर्फ सोलर प्लांट लगा दोगे, तो सोलर प्लेट का जितना क्षेत्रफल है जितनी फोटोवोल्टिक सेल वाली प्लेट को जितनी सूरज की रोशनी से वो लेगी, बाकी रिफ्लेक्ट होकर आसपास के जो टेम्परेचर में बढ़ावा करेगी। जब आसपास के टेम्परेचर में बढ़ावा होगा, उससे निश्चित तौर पर उसका बुरा प्रभाव वहाँ के
एवरेज टेम्परेचर पे पड़ेगा। ये भी एक बात है। मधुकर बुलंदशहर में ये बात कही कि जो पराली वाली बात दी थी, पराली का तो सरकार कई गुणगान कर रही है कि पराली से हम 0 कार्बन इमिशन वाला कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाएंगे, ब्रिक्स बनाएंगे और पार्टिकल बोर्ड बनाएंगे। लेकिन ये चीजें हवाई जाते हैं, तो दिखने नहीं हमें। नहीं, तो इसीलिए तो सर आज हम इस विषय को लेकर आए हैं, क्योंकि सरकारों की तरफ से कहा जाता है कि भाई हम इस दिशा में तमाम कदम उठा रहे हैं। गर्मियों को लेकर भी देश की राजधानी दिल्ली में बाकायदा समर एक्शन प्लान तैयार किया गया, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो तो अब इस प्लान पर भी मधुकर जी सवाल खड़ी करेगी ना। क्या आपको लग रहा है कि जो अभी आप देखें देहरादून पहाड़ के क्षेत्रों में जून में बारिश हो रही है, लोगों ने कंबल दोबारा निकाल दिए। तो जो ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हैं, हिमालय की एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का प्रभाव बंगाल की खाड़ी तक होगा, समुद्र तट तक होगा। समुद्र तट पर होने वाले प्रदूषण का प्रभाव हिमालय के ग्लेशियरों पर भी होगा। ग्लोबली सारी दुनिया में हम ये मान रहे हैं कि सारी दुनिया में अभी कह रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी वाले वाहन होंगे, ये सब होगा। लेकिन आप ये देखते ना कि एक दो प्रयासों से ये समस्या हल नहीं हो सकती। स्टील उद्योग में, सीमेंट उद्योग में जितना पानी लगता है, जितना एनर्जी खर्च होती है, जितनी बिजली खर्च होती है, जितनी हीट और इमिशन निकलता है, उससे भी तो प्रदूषण होता है। छोटे छोटे उद्योग ही सिर्फ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं। कहावत भी है ना सर कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तमाम लापरवाहियां जब होती हैं तो धीरे धीरे ये लापरवाहियां एक बड़ी चुनौती भी बन जाती है। मैं मधुकर गुप्ता जी आपके पास आऊंगा। कंक्रीट के जंगलों का विस्तार जिस गति के साथ हो रहा है, क्या आप मान रहे हैं कि बड़ी वजह है कि इस वजह से प्रदूषण हो रहा है? चले, शायद उनसे संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मैथानी साहब, यही सवाल मेरा आपसे, कंक्रीट के जंगल जिस तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, क्या आप बड़ी वजह मानते हैं आप? देखिए, जितने कंक्रीट फॉरेस्ट बढ़ेगा, जितने सीमेंट की खपत बढ़ेगी, जितने लोहे की खपत बढ़ेगी, वो सब चीजें होंगी जी, है ना। और इन उद्योगों को चलाने में पानी की जरूरत है, पानी खर्च होता है जी। इन उद्योगों को चलाने में पानी, बिजली, ईंधन, सभी चीजें जब खर्च होती हैं, जितना ज्यादा कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन होगा उतने ज्यादा। आप देखिए, इस समय हमारे देश में सबसे ज्यादा हाईवे बन गए हैं। बोलते हैं कि विकास के लिए हाईवे की भी जरूरत है, स्टील की बहुत जरूरत है, सीमेंट की संख्या। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो हमारा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है, और इस गड़बड़ का दीर्घकालिक प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ियों पे जरूर पड़ेगा। सर, सामंजस्य कैसे बिठाया जाए मैथानी साहब? क्योंकि ना तो विकास को रोका जा सकता है। जी बिल्कुल। इसलिए ये है कि प्रकृति संबंधी जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है जी, जो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, और जो ऐसे उद्योग धंधे हैं जिसकी वजह से कम प्रदूषण हो। जैसे अभी पिछले दिनों हमने सुना कि जो भांग हेम्प क्रीक इंडस्ट्रियल हेम्प से जो के डंठलों से जो ब्रिक्स बनाई जाती है जी, या फ्लाई ऐश जो पावर स्टेशन है उससे जो राख निकलती है, उस राख से जो ईंटें बनाई जाती है, या फिर अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों ये सुनने में आया प्लास्टिक पॉलिथीन का बारीक पाउडर बना के उसको सड़क बनाने में, दीवारें बनाने में, टाइल्स बनाने में, ईंटें बनाने में, तो उसके बाउंड्री वॉल बनाने में उसका उपयोग किया जा रहा है। हमको नवीनतम तरीके ढूंढने होंगे। साथ ही साथ हमको जैसे जितनी भी मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें हमको ये जरूर करना चाहिए कि वर्षा जल संग्रहण की तकनीक हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, उन बिल्डिंग के छत से पानी इकट्ठा हो और वो फिर उसी बिल्डिंग में साफ सफाई में वो उसमें ग्रीनरी का अच्छे प्रबंधन किया जाए, और उसमें जो पावर के लिए जो है कंस्ट्रक्शन को आर्किटेक्ट को इस तरह से डेवलप किया जाए कि अधिक से अधिक रोशनी कमरों में रहेगी, ताकि तो वहाँ पे बिजली की खपत कम होगी। और यही नहीं, कृषि में भी, कृषि के पावर में भी बिल्कुल। हालांकि प्रदूषण के कई कारण हैं और
जो आप कह रहे हैं कि तमाम चीजों को ध्यान में रखकर अगर कदम उठाए जाते हैं तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी सामने आ सकता है। आपने कंस्ट्रक्शन का जिक्र किया कि उस पर खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। मधुकर गुप्ता जी, कंस्ट्रक्शन को लेकर भी तमाम नियम नीति बनाए जाते हैं कि किन किन चीजों का पालन करना है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके की मनमर्जी होती है, और खासतौर पर आपने अभी मौसम के परिवर्तन का भी जिक्र किया था। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी चुनौती तो है ही पूरी दुनिया के लिए, लेकिन इससे बचा कैसे जा सकता है, कैसे सुधार हो सकता है? क्या एकमात्र उपाय वृक्षारोपण आपको लगता है? देखिए, ये मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। ग्लोबल वार्मिंग तो दूसरे शहरों में भी हो रही है। ये हमें हमारे 10 शहर क्यों आ रहे हैं 15 में जी? तो ये सब कंफ्यूज नहीं करने की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग एक दूसरा मुद्दा है जो ग्लोबल लेवल पे जिसका समाधान जिसके निकालने पड़ेंगे, पर हम अपने वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। जी जी। देखिए, इसमें मेट्रो का भाड़ा बढ़ा दिया आपने। बीपीएल के लिए आप कंसेशनल रेट क्यों नहीं चालू करते हैं? केंद्र सरकार या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन सब्सिडाइज करे उनका ट्रैवल। आज जो मेट्रो है, मेट्रो में गरीब आदमी ट्रैवल नहीं कर सकता है। इसी तरह से आप लो फ्लोर बसेस हैं, दूसरी जो आप कह रहे थे मास ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका रेट कम करिए। रेट कम करिए। साथ के साथ मैंने मान लीजिए एक बस मिस कर दी, रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मेट्रो में मालूम है कि एक मेट्रो चलेगी तो दूसरी आ रही है, तो बस में भी इसी तरह से रिलायबिलिटी होनी चाहिए बस की, कि मेरी बस मिस हो गई तो 10 मिनट में दूसरी बस आ रही है। और उसका रेट जो गरीब लोग हैं उसके लिए सब्सिडाइज करना पड़ेगा। और कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी सब्सिडीज नहीं है। दुनिया भर में गरीबों के लिए ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी दी जाती है। बहुत सिंपल चीजें हैं जिनके जरिए सारा एनवायरनमेंट एकदम से 3 महीने में इम्प्रूव हो जाएगा। आप थोड़ा सा फिस्कल पॉलिसी को, अपनी प्राइसिंग पॉलिसीज को चेंज करिए, सब्सिडी दीजिए, फिर देखिए ज्यादा से मैं बस में क्यों, अगर बस का भाड़ा कम है, अब ट्रेन का भाड़ा कम है इसलिए लोग ट्रेन में सफर करते हैं, तो मैं ऑटो क्यों लूंगा? और जब मुझे मालूम है कि एक बस गई तो दूसरी आ रही है, आई विल वेट फॉर दैट बस, तो मैं ऑटो नहीं लूंगा। अब बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे वर्ग विशेष हैं जो सेफ नहीं महसूस करते हैं टैक्सी में, ऑटो में, उबर ओला में, वो दूसरी ट्रांसपोर्टेशन, मास ट्रांसपोर्टेशन में जाना चाहते हैं। तो इसमें सब्सिडी दीजिए। आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए, जब से भाड़ा बढ़ा है मेट्रो का, तब से गरीब आदमी उसमें नहीं जा सकता है। वो बस में ट्रैवल करता है, वेट करता है, समय खराब नहीं। कई सरकारें ऐसी हैं जो मुफ्त बस सफर की योजना भी चला रही हैं। दिल्ली की बात करें तो आधी आबादी को लेकर मुफ्त बस सफर यात्रा का भी दावा किया जाता है। उसकी नफरी बढ़ानी पड़ेगी जी। बस में टाइम बड़ा खराब होता है। एक बस मिस होगी, दूसरी बस 1 घंटे के बाद आ रही है, तो 1 घंटा तो क्या ना। तो आप जो फ्रीक्वेंसी है, मैं रोड ट्रांसपोर्ट में एमडी रहा हूँ राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट का जी, तो उसमें आप फ्रीक्वेंसी, पंक्चुअलिटी, रिलायबिलिटी, ये सब चीजें बहुत अहम है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है, बसेस की फ्रीक्वेंट नहीं है, तो मैं वेट थोड़ा ना करूंगा, मेरे पास इतना। चले, यानी कुल मिलाकर आपको लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अगर बेहतर तरीके से की जाती है तो पॉल्यूशन पर काफी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। और सब्सिडी दी जाए, सब्सिडी दी जाए जहाँ जहाँ आवश्यकता है। जो प्राइसिंग पॉलिसीज हैं जी, उसमें इंटरवीन करना चाहिए केंद्र सरकार को भी और दिल्ली सरकार को भी। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। समय का अभाव है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो उपाय, जो सॉल्यूशन आप लोगों की तरफ से रखे गए हैं, उन पर सरकारों की तरफ से भी न सिर्फ विचार किया जाएगा बल्कि इस दिशा में कदम भी उठाए जाएंगे, क्योंकि पॉल्यूशन एक बड़ा संकट बनकर उभरा है। और जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद ये और भी चौंकाने वाली स्थिति है कि तमाम प्रयासों के बावजूद आखिरकार नतीजा निकल क्यों नहीं पा रहा। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर चीजें सामने आती हैं तब ये पता चलता है कि स्थिति वाकई में कितनी गंभीर है। यानी हालत ये है कि आज देश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर सांसों का संकट गहरा रहा है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।